अभी हम हैं वडोदरा के अकोटा एरिया में और यहाँ पे हम मिल रहे हैं तपन दासगुप्ता जी से, जो SUCI की ओर से इस बार ही नहीं, इससे पहले भी ये लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम वडोदरा के बारे में और वडोदरा के सामने के चैलेंजेस के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि BJP की बेस्टन बनी हुई है वडोदरा सीट, तो लेकिन वडोदरा की जो समस्याएं हैं, वडोदरा के जो चैलेंजेस है, वडोदरा में विकास के जो सारे प्रॉमिसेस देश भर में होते हैं, तो वो वडोदरा में आया है क्या? विकास तो आप शायद थोड़ा बहुत तो स्टडी किए ही है यहाँ के बारे में। आप जानते हैं ये बड़ौदा शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है और ये स्मार्ट सिटी में पीने का पानी, साफ पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। आज गटर का पानी और पीने का पानी मिक्स होके आ रहा है। कई जगह में मैं गया हूँ इस चुनाव में भी और पहले भी, रास्ता बेहाल है। कितने सारे विस्तार में हम गए जहाँ रास्ता ठीक से बना भी नहीं है। वहाँ आज से नहीं, कई सालों से, 30-30 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, अभी भी कच्चा रोड है, वो ठीक से रास्ता बन भी नहीं पाया। यहाँ वुडा का तहत जो झुपड़पट्टी तोड़ी गई थी, उनको वुडा के तरफ से मकान दिया गया और वहाँ अंदर गंदगी का ढेर लगी हुई है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ वुडा ने और भी जहाँ पर मकान दिया, 10 साल होते ही वो बिल्कुल जर्जरित हो गया। 3 साल के अंदर अंदर उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया और आज कई सारे मकानों में ऊपर से छत टूट के गिर रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। तो लोगों के जीवन की जो मूलभूत सवालें जो है, वो सवाल अनएड्रेस्ड बरसों से है। लेकिन ये तो लोकसभा की चुनाव है। लोकसभा की चुनाव में हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन के जो मुद्दे हैं वो चर्चा हो रहा है। ये चिंता की बात इसलिए है, जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जहाँ हम एजुकेशन की बात करेंगे, जहाँ हम हेल्थ इशू की चर्चा होना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल बेसिक प्राइमरी काम भी नहीं होने के कारण लोग परेशान सा है। हम ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पर लोग हमें कह रहे हैं कि एक विधवा बहन जो BPL कार्ड है, उनका राशन कार्ड, 3 साल हो गया, उनको अनाज नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन और इतना सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़माने में उनको फिंगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। 3 साल से, आज की बात नहीं है, 3 साल से वो बार बार यह कि जो राशनिंग का मेन ऑफिस में जाके उनको अंगूठा को आइडेंटिफाई करवा के आए, लेकिन जब राशन शॉप में जाके वो जब राशन लेने की कोशिश करते हैं तब वो उनको राशन नहीं मिलता है। ऐसे विधवा सहाय की बात है, ऐसे जो आवक की दाखला बोलते हैं, इनकम टैक्स की जो इनकम की जो सर्टिफिकेट होती है, उसके लिए भी बहुत लोग धक्के खा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल की इशू जो बड़ौदा में बहुत ही बुरी रूप से जिसका असर हो रहा है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या लेबर पॉलिसी। और वो लेबर पॉलिसी में क्या हो रहा है कि लोग यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही बड़े पैमाने में होने के कारण यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या बहुत बड़ा है। वो लेबर लोकल भी है, वो लेबर माइग्रेंट भी है। देश के कई सारे राज्य से, जैसे कि बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से भी लोग बड़े संख्या में यहाँ पर माइग्रेट होकर आते हैं और कई सारे कंपनियों में काम करते हैं। कोई रसोइया के काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स से लेकर लोकल लेबर्स भी जो काम कर रहे हैं, उनको 12 घंटे काम करना पड़ता है, 16 घंटे काम करना पड़ता है, जो ILO का जो मानी हुई जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, बिल्कुल उसके खिलाफ है। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करवाते तो उसको ओवर टाइम कहते हैं और ओवर टाइम डबल होना चाहिए। यहाँ 12 घंटे काम करने के बाद मुश्किल से 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी होती है। अगर लीगल फॉर्मेट में हम अगर सोचते हैं तो उनका पगार 8 घंटे का 6,000 से लेके 7,500 की पगार होता है, जो मिनिमम वेज से कई गुना दूर है। और ये गुजरात में आखिरी 10 साल के बाद अभी कुछ महीने पहले मिनिमम वेज में सुधार हुई, जबकि वो हर
5 साल में होना चाहिए, 3 साल में होना चाहिए, जो चेंज नहीं हो रहा है। और लेबर मिनिमम वेज में कितना सुधार हुआ है? कुछ कितना आप बहुत ही मार्जिनल सुधार हुआ है, 50, 60, 70, 80 रुपया का, 100 रुपये का सुधार हुआ है, जबकि महंगाई आसमान में पहुंच गया। आज हमारे मजदूर साथी लोग दाल खरीदने जाते हैं, वो तुअर दाल जो क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है, उस क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं होने के बावजूद भी उनका तुअर दाल की कीमत 200 रुपया है। हर चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ जो डेयरी के दूध मिलता है, अमूल के दूध या बड़ौदा डेयरी के दूध, वो भी एक 500 लीटर का दूध का कीमत 30 से 35 रुपये हो चुका है। ये एक बहुत अहम बात है। और दूसरी तरफ इसी तरह से नेशनल लेवल की इशू जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एजुकेशन में। एजुकेशन की जो प्राइवेटाइजेशन आपकी जो दौर चल रहा है, ये इसकी असर गुजरात के बड़ौदा शहर में भयंकर रूप से हो रहा है। एक तरफ जो सरकारी स्कूल जो है कॉरपोरेशन की, वो हालत बेहाल है और जर्जरित है, उसको ठीक से जो सुधारा जाना चाहिए वो सुधारा नहीं जा रहा है। अभी शुरू हुआ है लेकिन उसमें भी शिक्षक की संख्या नहीं होता है। वो टीचरों को दूसरे दुनिया भर की जिम्मेदारी दी जाती है, वो तो है ही, लेकिन जो गवर्नमेंट फंडेड है, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फंड देती है, उनको ही फंड कम किया जा रहा है, टीचरों को एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा रहा है। उसके फ़ायदा क्या हो रहा है? किसको हो रहा है? उसको फ़ायदा हो रहा है प्राइवेट स्कूलों को। मन में आया इतना फीस लिया जा रहा है, लाखों की मतलब लाखों रुपया फ़ी के रूप में लिया जा रहा है। और गए साल तक जो FRC था, फ़ी रेगुलेशन कमेटी, वो फ़ी रेगुलेशन कमेटी को इस साल बंद कर दिया गया। आप समझ सकते क्या हो रहा है। इसका आगे जाके और एक इंडस्ट्रियल डायमेंशन की बोलूँ मैं, ये पूरे बड़ौदा शहर के आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज़ है विच आर केमिकल इंडस्ट्रीज, खास करके रनौली और नंदेश्वरी और GSFC। कभी भी मेजर ब्लास्ट या एक्सीडेंट हुआ, इट कैन बी अनदर भोपाल, बड़ौदा कैन बी अनदर भोपाल। उस प्रकार की कोई भी सहूलत, उस प्रकार की जो इस प्रकार के एक्सीडेंट को मीटअप करने के लिए जिस प्रकार की हॉस्पिटल होना चाहिए, लोगों के अंदर जिस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हुआ, सायरन बजी तो आपको ये कदम उठानी चाहिए, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी आपने जो बोला, ये सारे इश्यूज़ के होने के बावजूद भी पिछले कई सालों से, पिछले कई चुनावों से ऐसा क्यों हो रहा है कि वोट्स बीजेपी को जा रहे हैं? यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो बीजेपी के ही बार बार इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कई सारे कारण हैं। एक तो जो जुनून पैदा किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि एक विशेष क्या बोलते गुट खतरे में है, ये एक नोशन खड़ा किया गया है। जबकि बड़ौदा में हम सब मिलजुल के रहते हैं, साथ में रहते हैं, हर एक त्यौहार को साथ में मनाते हैं, कोई भी समस्याएं हो तो हम मिलजुल के उसको हल करते हैं। इसके कारण ये जो नोशन जब खड़ा किया जाता है, एक तरफ जैसे साइकोलॉजिकल फियर भी खड़ा होता है, लेकिन एक सेंस ऑफ माचो, मैं ताकतवर हूँ तो मैं दिखा दूंगा, ये भी खड़ा होता है। इसके कारण एक क्या कहे कि एक यूफोरिया खड़ा होता है और उस यूफोरिया के चलते हुए वोटिंग हो रहा है। लेकिन ये गए 2 बार हमने देखे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार वो यूफोरिया हमको देखने को नहीं मिला। मुश्किल क्या है कि लोगों के सामने प्रॉपर ऑल्टरनेट, जो एक तो है इलेक्टोरल ऑल्टरनेट, जो कांग्रेस के रूप में हमें सामने नज़र नहीं आ रहा है। लोगों के सामने क्या आ रहा है कि कांग्रेस टूट चुका है, कांग्रेस के सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, या तो वोट देकर अगर उनको जिताएंगे भी तो वो बाद में चले जाएंगे, वो बिक जाएंगे। तो इसीलिए उस प्रकार की जो वोटिंग करने का ऑल्टरनेट, इलेक्टोरल ऑल्टरनेट होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी तरफ जो आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेट खड़ा करना है, वो काम अभी हम कर रहे हैं। जो एक पीपल्स मूवमेंट, या तो हम कहें कि एक सोशल चेंज की तरफ जाने के लिए जिस प्रकार की पॉलिटिकल ऑल्टरनेट, फिलोसॉफिकल ऑल्टरनेट खड़ा करना है, वो वैक्यूम को हम पूरा कर रहे हैं, जो पूरा करने के लिए काफ़ी समय लगता है, आप जानते हैं। इसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने का प्रोसेस में, नागरिक चळवळ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश में हम अभी जिस प्रकार की लोगों के अंदर माहौल देखे, जहाँ भी गए लोगों के अंदर गुस्सा है। मेरे मुंह से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शब्द निकलते हुए ही लोग गुस्से से फूट पड़ रहे हैं।
पानी के सवाल की बात करें तो तुरंत लोगों में रिएक्शन देखने को मिला है। इस एमएस यूनिवर्सिटी एक बड़ा इशू है, उनका पूरा ऑटोनॉमी छीन ली गई है। ऐसे एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जो गांधीनगर से जो डिक्टम आएगा या दिल्ली से जो डिक्टम आएगा उसी के हिसाब से चलेगा। पहला विक्टिम कौन हुए? इस यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय 20-20 साल से 15-15 साल के काम कर रहे हैं, उनकी आज भी पगार 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया है, उनको परमानेंट करने के बदले उनको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, ये नए कायदे आने का हिसाब से। दूसरा विक्टिम कौन हुआ है? सारे जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हैं जिनका पॉलिटिकल राइट्स था, उनको राइट्स छीन ली गई है। उनको कहीं भी किसी भी रूप से यूनिवर्सिटी के विरोध करने का अधिकार नहीं रहा, सरकार के भी विरोध करने का अधिकार नहीं रहा। तो परिणाम क्या हुआ? एक ऐसे यूनिवर्सिटी पैदा हो रहा है जो सब्जुगेट हो जाएगा या सब्जुगेट होने के लिए सिखाया जाएगा। गुलामी की मानसिकता उसे वहीं से पैदा। एक समय यूनिवर्सिटी से रिवोल्यूशनरी पैदा होते थे। यूनिवर्सिटी में से नेताजी सुभाष बोस आए, भगत सिंह आए हैं। तो आज यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होने वाला है। विरोध के सुर जो यूनिवर्सिटी से सारे दुनिया में, खाली यहाँ नहीं, हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया में विद्यार्थी वर्ग हर वक्त शोषित पीड़ित आम जनता के साथ रहे हैं, वो ना हो उस प्रकार की कोशिश इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और उसका फल में यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है उनके लिए जो अन्याय हो रहा है, या तो जब यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी छीन ली गई है उसको लेके पहले कुछ साल पहले जो मूवमेंट 2016 में हो पाया था, इस बार वो हमको देखने को नहीं मिला है। तभी भी विरोध तो हुआ है, लेकिन जिस रूप से स्टूडेंट्स टीचर्स के पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसके कारण लोग इसको छीन सके। थोड़ा सा इसी के बारे में मुझे पूछना था कि ऐसे सब माहौल में जो आप बोल रहे हैं कि जो यूफोरिया खड़ा कर दिया गया है, फिर जिस तरीके से गुजरात ही पूरा और वडोदरा भी बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो इस सब में प्रोग्रेसिव स्पेसेस यहाँ पे अभी बाकी है क्या, या फिर यहाँ पे प्रोग्रेसिव होना, यहाँ पे एक्टिविस्ट होना मतलब क्या है, कि उनको क्या चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, यहाँ कई सारे संगठन कई प्रकार से काम कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन के भी काम है, लारी गल्ला जो होता है, हॉकर्स होते हैं, उनके भी एसोसिएशंस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के भी एसोसिएशंस हैं, महिलाओं के संगठन है, हमारे जैसे लेफ्ट पार्टी भी है। तरह तरह के काम हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ दिनों से ये स्पेस कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ समय पहले यहाँ पर इस बड़ौदा शहर में किरीट भाई भट्ट, तुलसी बोड़ा, जगदीश शाह, JS बंदूकवाला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिटीजन स्पेस को ज़बरदस्त रूप से फिलअप किए थे। और कई सारे बड़े से बड़ा मूवमेंट हमने देखे हैं। 2002 की राइट के समय भी हम लोग सब मिलके एक सिटीजन्स वॉइस के रूप में जो विक्टिम थे उनके सहारा बने थे। बड़ौदा के जो झुपड़पट्टी को तोड़ा जा रहा था, उस समय हमने कई समय तक, लंबे अरसे तक, 1.5-2 साल से भी ज़्यादा समय तक हमने मूवमेंट किया। और झुपड़पट्टी में रहने वाले, झुपड़े में रहने वाले लोगों को जो बिल्कुल बेघर करने का एक कोशिश हो रहा था, उसके सामने हम लड़के उन्हें घर मिले, उस प्रकार की जीत हम हासिल किए। इसी यूनिवर्सिटी में हम लोग 2 बॉयज़ हॉस्टल बंद करने का साजिश की गई थी, कोशिश की गई थी। 3 महीना लड़के हमने उसको बंद किए। जो लारी गले की जो इशू में और एक डायमेंशन जो है, उनको लारी गले को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका जो चार्जेस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसको बाईपास करके मनमानी करने की कोशिश कर, उसको लेके भी आज मूवमेंट है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन चैलेंजेस के रूप में क्या आ रहा है कि लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन आया है, लोगों में एक निराशा, हताशा दिखाई दे रहा है। लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से विश्वास उठ जा रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स वो देख रहा है, जो स्वार्थी पॉलिटिक्स, जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स चल रहा है, या तो जो हाजी हाजी करने वाले कैंडिडेट आते हैं, जो सवाल नहीं कर सकते ऐसे कैंडिडेट चुने जाते हैं, जो कैंडिडेट लोगों के जीवन के साथ कहीं नाता नहीं होता है। हमारे यहाँ रंजनबेन भट्ट जो जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको 2 घर के आगे की साइड में पीने का पानी का सवाल है, और उन लोगों में गुस्सा है। ये हमने देखे हैं, हम उनके एरिया में गए थे, इस बार की प्रचार में भी गए थे। तो वो गुस्सा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है।
ये फ्रस्ट्रेशन में से कैसे निकाला जाए, उन्हें उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, वो जो उनको जो पॉलिटिकल प्रोसेस के प्रति उनके जो एक नेगेटिव माइंड आ गया है, उसको कैसे एक सिटीजन्स वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक सिटीजन्स प्लेटफॉर्म कैसे खड़ा किया जाए, उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। लेकिन इन कोशिशों को करने में आपको कोई कठिनाइयाँ आती है क्या? ऊपर से प्रेशर आता है क्या कि ये कोशिश ही ना हो ये ऑर्गेनाइज करने की, या फिर ये आवाज़ जो है, ये प्रोग्रेसिव आवाज़ जो है, या फिर ये लोगों की आवाज़ जो है, इसको दबाने की कोशिश होती है क्या? बिल्कुल होती है। जो लारी गल्ले वाले लड़ रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की कई प्रेशर आते हैं, या तो इंडिविजुअल लारी गल्ले वाले को पकड़ के उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जो सिटीजन्स को लेके हम चलते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन आज बड़ौदा में हमारे जो अस्तित्व है, ये रूलिंग फोर्स जानते हैं कि डायरेक्टली हमें दबाना मुश्किल है, आज वो नहीं कर पाएंगे। आपको एक खाली इंटरेस्टिंग घटना बताऊं, आप सूरत में जो हुआ आप जाने हैं, इंदौर में भी हुआ। लेकिन इंदौर में जब बाकी सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बिठाने के लिए, मतलब उनको विड्रॉ करने के लिए कोशिश हो रहा था, हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको भी बहुत धमकी दिया गया, उनको भी बहुत प्रेशराइज किया गया। जिन लोगों ने प्रपोजल में नाम दिए थे उनको भी विड्रॉ कराने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन वो हमें विड्रॉ नहीं करा पाए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एक कल्चरल एथिकल कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, खाली पॉलिटिकल कमिटमेंट से नहीं होता है। There has to be a higher ethical cultural aspect in revolutionary politics. Without that ethics, without that moral standard, cultural standard, जो cultural standard revolutionary movement, freedom movement के समय जो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या खुदीराम बोस, बाघा जतीन ने दिखाए, वो स्टैंडर्ड को से भी ऊपर अगर हम नहीं जाएंगे, उससे भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आज ये स्पेस को फिल करना, ये जो वैक्यूम खड़ा हुआ है, इसको फील करना कठिन है। इसीलिए ही हम आज डटे हुए हैं, और आने वाले दिनों में जो माहौल मैं इस बार की चुनाव में देख रहा हूँ, जो माहौल मैं लोगों के बीच में जाने से मैं जो समझ पाया हूँ, उससे मेरा खुद का हौसला बुलंद हुआ है। तो इस बार बदलाव पॉसिबल है आपको लगता है? बदलाव मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ, जो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, वो मज़दूरों की लड़ाई हो, वो सामान्य लारी गल्ले वाले की लड़ाई हो, शिक्षा की लड़ाई हो, मध्यम वर्ग की जो फीस वृद्धि की लड़ाई हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, इसको लेके आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई होने का संभावना मुझे बिल्कुल दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम हमको दिया और ये सारी बातें हमसे कही। तर हे होते तपन दासगुप्ता, सॉरी रिपीट, तर हे होते तपन दासगुप्ता, आणि आपण इंडी जर्नलची इलेक्शन कव्हरेज बघत होतो। आपण असेच अनेक व्हिडिओ घेऊन येत आहोत, त्यामुळे ते बघण्यासाठी तुम्ही इंडी जर्नलचं आमचं हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। पाहत रहा इंडी जर्नल।